हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 11वीं क्लास है और इसी 11वीं क्लास के अंतर्गत कल हम लोग भारत की स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ रहे हैं। तो कल हम इसका जो था जनरल परिचय आपका पढ़ चुके थे। जनरल परिचय के विषय में हम देख भी चुके थे, क्या चीजें हैं, कैसे हैं, किस प्रकार से हैं, इन सारी चीजों को हमने पढ़ लिया था। तो आगे बढ़ने से पहले अगर किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे बता दीजिए। तो औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न स्तरीय विकास को हम लोग आपका देख रहे हैं। कृषि क्षेत्र ये पढ़ लिया, ठीक है। तो कल इतना हम लोग देख चुके थे। आज बेसिकली यहाँ से पढ़ रहे हैं। कह रहे कि उर्वरकों का नगण्य प्रयोग भी उत्पादन की स्थिरता को निम्न रखने के उत्तरदायी था। कह रहे कि ब्रिटिश शासन के समय में जब उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया गया तो उससे क्या हुआ, जो हमारा उत्पादन है वो आपका बहुत कम हुआ और हमारे उत्पादन पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा। किसानों की दुर्दशा और बढ़ने लगी और इसी का योगदान रहा कि देश के कुछ ही क्षेत्रों में कृषि के व्यवसायीकरण के कारण नकदी फसलों में उच्च उत्पादकता के प्रमाण भी मिले हैं, किंतु उच्च उत्पादकता के लाभ भारतीय किसानों को नहीं मिल पाते क्योंकि उन्हें खाद्यान्न खेती के स्थान पर नकदी फसलों का उत्पादन करना पड़ता है। क्या? खाद्यान्न की जगह ध्यान रखिए, नकदी फसलों का जो उत्पादन है वो उनको करना पड़ता है, जिनका प्रयोग अंततः इंग्लैंड में लगे कारखाने में किया जाता था। सिंचाई व्यवस्था में कुछ सुधार के बावजूद भारत बाढ़ नियंत्रण, भूमि की उपजाऊ शक्ति के मामले में पिछड़ा हुआ था। फ्लड को कंट्रोल करने में और भूमि कैसे फर्टाइल बने, इस मामले में जो था हमारा राज्य बहुत पिछड़ा हुआ था, ठीक है। जबकि किसानों के छोटे वर्ग से आप फसल पैटर्न को परिवर्तित कर कर खाद्यान्न फसलों की जगह वाणिज्यिक फसलें उगाना आरंभ कर दिया। काश्तकारों के एक बड़े वर्ग तथा छोटे किसानों के पास किसी क्षेत्र में निवेश करने के लिए ही किसानों के ना तकनीकी ना ही कोई परिमाण आपका देता है, कोई तकनीकी, ठीक, कोई तकनीकी कोई परिमाण का यहाँ पर उदाहरण नहीं मिलता। अब ये तो था एग्रीकल्चर की बात, क्यों पिछड़ गया, कृषि व्यवस्था में क्या कमी थी, कैसे गतिहीनता रही, भू राजस्व व्यवस्था आपका देखने के लिए मिली, किसानों की दुर्दशा बढ़ी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, टेक्नोलॉजी का अभाव रहा, सिंचाई की सुविधा नहीं थी, उर्वरक नहीं मिल पाए, वगैरह वगैरह बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसके कारण हमारी कृषि जो था आपका पिछड़ गई। और अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे। अब हम औद्योगिक क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रियल का क्या हाल था, कैसी थी हमारी इंडस्ट्री, ठीक। कृषि ही भले ही औपनिवेशिक व्यवस्था के अंतर्गत भारत के एक सुदृढ़ औद्योगिक आधार था, विकास भी नहीं, देश की विश्व की प्रसिद्ध शिल्प कलाओं का पतन हो रहा था, किंतु उसकी प्रतिष्ठा परंपरा के स्थान से लेने वाले आधुनिक औद्योगिक आधार की रचना नहीं की गई। भारत के इस औद्योगिकरण के पीछे दशकों का दोहरा उद्देश्य था। एक तो भारत इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योग के लिए कच्चे माल का निर्यातक बनता जा रहा था। तो इंग्लैंड में जो भी आपकी नई इंडस्ट्री खुल रही थी उसके लिए कच्चा माल की जरूरत थी और कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता के रूप में, निर्यातक के रूप में भारत बन रहा था और ये अपॉर्चुनिटी दे रहे थे अंग्रेज। क्लियर है? अब कोई आपकी इंडस्ट्री लगती है तो इंडस्ट्री के लिए कुछ रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। अब वो रॉ मटेरियल कहाँ से कंप्लीट फुलफिल होगा? तो वो रॉ मटेरियल हो रहा था यहाँ से फुलफिल। क्लियर है? क्योंकि भारत उसको भेज रहा था, ठीक।
दूसरे वे उद्योग उत्पादन के लिए भारत में एक विशाल बाजार भी बनना चाहते थे। इसी प्रकार उद्योगों में प्रसार के सहारे अपने देश ब्रिटेन के लिए अधिकतर लाभ सुनिश्चित करना चाहते थे। ऐसे आर्थिक परिदृश्य में भारतीय शिल्प कलाओं का पतन जहां एक और भारी स्तर पर बेरोजगारी फैला रही थी, वहीं स्थानीय उत्पादन से वंचित भारतीयों में आपकी मांग का प्रसार हो रहा था। इस मांग को इंग्लैंड के सस्ते निर्यात उत्पाद में आपका लाभपूर्ण आयात के द्वारा पूरा किया जा सकता था। कैसे करते थे? लाभपूर्ण की जगह इनको पूरा कर सकते थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में कुछ आधुनिक उद्योगों की स्थापना लगी, किंतु उनकी उन्नति बहुत धीमी रही। प्रारंभ में तो विकास केवल सूती वस्त्र और पटसन उद्योग तक ही आरंभ ही था। आज सूती कपड़ा मिलें भारतीय उद्यमी द्वारा लगाई गई थी और ये देश के पश्चिमी क्षेत्रों में, आज के महाराष्ट्र और गुजरात में थी, अवश्य थी। पटसन उद्योग की स्थापना का श्रेय विदेशियों को दिया जाता है। यह उद्योग केवल बांग्लादेश प्रांत तक ही सीमित था और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक में लोहा और इस्पात उद्योग का विकास हुआ। टाटा आयरन स्टील, देखिए 20वीं सदी में शुरुआत हो रही है हमारे यहाँ फैक्ट्री की, और सबसे पहले कौन सी फैक्ट्री लग रही है? ध्यान दीजिए, टाटा आयरन स्टील, इसको बोलते हैं टिस्को। टी फॉर टाटा, आई फॉर आयरन, एस फॉर स्टील, सी फॉर कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? और सबसे पहले कौन सी कंपनी लगी? तो 1907 में आपकी टिस्को की स्थापना हुई। तो क्वेश्चन बनता है कि टिस्को की स्थापना कब हुई? तो 1907 में। या पूछ लेगा टिस्को का फुल फॉर्म क्या है, या फिर पूछ लेगा टिस्को कब लगी। तो आपको पता होना चाहिए 20वीं सेंचुरी में आपका टिस्को हमारे यहाँ लगी थी। ठीक है। सीमेंट, कागज आदि के कुछ कारखाने भी स्थापित हुए, किंतु भारत के भावी औद्योगिकों को प्रोत्साहित करने हेतु पूंजीगत उद्योगों का प्राय अभाव ही बना रहा। पूंजीगत उद्योग वे उद्योग होते हैं जो तात्कालिक उपभोग के काम वाली वस्तुओं को उत्पादन करते हैं। पूंजीगत उद्योग मतलब जिन्हें हमें तुरंत जिन चीजों की आवश्यकता होती है वो हमको प्रोवाइड करा के देते हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं? हम उनको बोल देते हैं आपका इस प्रकार तात्कालिक आपका उपभोग। ठीक। मशीन और कलपुर्जों का निर्माण, यंत्र तंत्र, कुछ कारखानों की आवश्यकता, देश के आपका परंपरागत शिल्पकला आधार निर्माण के पतन की भरपाई नहीं होती है। यही नहीं, नव औद्योगिक क्षेत्र की समृद्धि दर बहुत कम थी और सकल घरेलू उत्पाद या सकल वर्धित मूल्य में इसका योगदान भी बहुत कम रह जाता है। कैसा रह जाता है? बहुत कम रह जाता है। इस उत्पादन क्षेत्र में एक अन्य महत्वपूर्ण कमी यह थी कि इसमें सार्वजनिक क्षेत्र का कार्य क्षेत्र भी बहुत कम रहा। वास्तविक क्षेत्र प्राय रेलों, उत्पादन, संचार, बंदरगाह, कुछ विभागों के उपक्रम तक ही आपका सीमित था। कैसा था? उपक्रम तक ही कुछ आपका सीमित था। ठीक। 1.5 विदेशी व्यापार। ठीक है। प्राचीन समय में से ही भारत एक महत्वपूर्ण व्यापारिक देश रहा है। कैसा रहा है? भारत एक आपका व्यापारिक देश रहा है, किंतु औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपनाई गई वस्तु उत्पादन, व्यापार और सीमा शुल्क के प्रतिकारी नीतियों से विदेशी व्यापार की संरचना, स्वरूप और आकार पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। कैसा पड़ा? बहुत प्रतिकूल आपका प्रभाव पड़ा। भारत कच्चे उत्पाद जैसे रेशम, कपास, ऊन, चीनी, नील, पटसन आदि का निर्यातक होकर रह गया। साथ ही सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्र जैसे अंतिम उपभोग वस्तुओं में और इंग्लैंड के कारखाने में बनी हल्की मशीन आदि आयात हो सकता था। व्यवहारिक रूप से इंग्लैंड ने भारत में आयात और निर्यात पर अपना
एकाधिकार जमा रखा था, यानी कि जो माल भारत से जा रहा है, जो माल भारत में आ रहा है, कई देशों से भी आएगा या नहीं आएगा, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी का परसेंटेज है या कोई भारत में अपना माल भेज रहा है तो वो आपके कौन है? अंग्रेज ही है। भारत के आधे से अधिक व्यापार केवल इंग्लैंड तक सीमित था। आप सोच के देखिए, सबसे बड़ा कब्जा किसका है? अकेले इंग्लैंड देश का है। ठीक है, बाकी कुछ शेष व्यापार कहां से हो रहा है? यानी कि जितना भी व्यापार है उसका 50% अकेला भारत कर रहा है, और वो भी इंग्लैंड से। चाइना, श्रीलंका, ईरान, इनसे भी हो रहा, शेष से भी हो आपका होने दिया। स्वेज नहर, आपको पता है स्वेज नहर कहाँ खुली हुई है? खुद ढूंढिए, नहीं मिलेगी, मैं आपको बता दूंगा। का मार्ग खुलने से तो भारत के व्यापार पर अंग्रेजी नियंत्रण और भी सख्त हो गया। जब स्वेज नहर खुली तो भूमध्य सागर से होते हुए आपका यूरोप यानी कि इंग्लैंड जाना बड़ा आसान हो गया। पहले आपका इस तरीके से पूरा नीचे ऑस्ट्रेलिया के केप गुड हॉक से घूमकर आपका जाना पड़ता था, जो बहुत लंबा समय लगता था। अब सीधा आपका अरब सागर से सीधा भूमध्य सागर स्वेज नहर को पार करके आराम से इंग्लैंड पहुंचा जा सकता था। तो ये इस समय की कमी ने क्या कर दिया? नियंत्रण को सख्त मजबूत कर दिया और सप्लाई चेन को और ज्यादा बढ़ा दिया। क्लियर है? सबसे पहले देखिए, ये रही आपका स्वेज नहर। इस मैप को थोड़ा सा गौर करके देखिए, आपके सामने है। अब मैं यहां से बता रहा हूं, मान लीजिए चाहे ट्रेड इधर से हो, इधर से हो, यहां से हो, कहीं से भी हो, मान लीजिए यहां से ही हुआ, तो इस तरीके से ये ट्रेड इस तरीके से होता हुआ यहां पहुंच जाएगा। ये रूट कैसा लग रहा है आपको? आप कहेंगे सर लंबा है ये रूट, तो मैं कहूंगा बच्चों ये रूट छोटा है, क्योंकि पहले व्यापार कहां से होता था? इस तरीके से होता, ये तो और भी लंबा था, तो कहां होने लगा? अब ये जो आपका स्वेज नहर खुल गई, इसकी वजह से इनकी व्यापारिक पहुंच और ज्यादा मजबूत हो गई। कैसी हो गई? व्यापारिक पहुंच और ज्यादा मजबूत हो गई। तो किस चीज का व्यापार था? कैसे कृषि पिछड़ी और कैसे हमारा औद्योगिक क्षेत्र, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। तो एक बार नजर दौड़ाइए और बात कीजिए। और आपको पता होना चाहिए, औद्योगिक उद्योग वे होते हैं जो हमारी तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उन्हीं को कहते हैं हम औद्योगिक। क्लियर है? आगे बढ़ जाए, देख लीजिए। देख लिया? चलिए, विदेशी शासन के अंतर्गत भारतीय आयात और निर्यात की सबसे बड़ी विशेषता अधिक आय आकार, किंतु इस अधिशेष की भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत भारी चुकानी पड़ी। देश के आंतरिक बाजारों में अनाज, कपड़ा, मिट्टी, तेल, अनेक आवश्यकताओं जैसी वस्तुओं का उपाधि थी। यही नहीं, निर्यात अधिशेष देश का सोना और चांदी के प्रभाव पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। वास्तव में इसका भारत के शासन पर के लिए कड़ी गई व्यवस्था का खर्चा उठाना था। अंग्रेज सरकार के युद्ध के व्यय और आदर्श मदों के आयात पर व्यय के साथ ही भारत की पसंदीदा संपदा का दोहन। ठीक है, अब ये स्थिति बाजार की। अब जननांकीय मतलब सबसे पहले यहाँ की डेमोग्राफी कितनी थी? डेमोग्राफी का मतलब है पॉपुलेशन, जनगणना कितनी बढ़ी, कितनी घटी, ये सारी चीजें हमको इसके अंतर्गत आपका देखनी थी। क्लियर है? और हमको पढ़नी थी। तो डेमोग्राफी में देखिए, ब्रिटिश भारत की जनसंख्या के विस्तृत ब्यौरे हमें 1861 की जनगणना के तहत, और जनगणना पहले किसने कराई थी आपको पता चाहिए? लॉर्ड मेयो में एकत्र किए गए थे। इस समय कुछ सीमाएं थी, फिर भी भारत की जनसंख्या समृद्ध दर में विषमता बहुत स्पष्ट देखने के लिए मिलती है। 10 साल के बाद जनगणना होती है और 1921 के पूर्व में जननांकीय का प्रथम सोपान यानी कि प्रथम चरण 1921 में माना जाता है, किंतु उस समय
जनसंख्या का संक्रमण कब माना जाता है? 1921। ठीक है, किंतु उस समय ना तो भारत की जनसंख्या बहुत विशाल थी और ना ही समृद्धि दर बहुत कम अधिक थी। सामाजिक विकास के विभिन्न सूचकांक भी बहुत उत्साहजनक नहीं थे। कुल मिलाकर साक्षरता दर तो 16% से भी कम थी। इसमें महिला साक्षरता दर नगण्य केवल 7% ही आंकी गई। जन स्वास्थ्य तो अधिकांश को सुलभ ही नहीं थी, यहीं से ही आपका सुविधाएं उपलब्ध भी नहीं थी और नितांत ही अपर्याप्त थी। परिमाण स्वरूप जल और वायु के सहारे फैलने के संक्रमण का प्रकोप था। उसने व्यापक जनहित का आम बात की कोई आश्चर्य नहीं है कि सकल मृत्यु दर बहुत ऊंची थी और विशेष रूप से शिशु मृत्यु दर अधिक चौंकाने वाली थी। भले ही हमारे देश में शिशु मृत्यु दर 33% हजार हो गई है और उस पर यह दर 218 प्रति हजार थी। जीवन प्रति आशा आज के 69 वर्ष की तुलना में केवल 32 ही था। आज हमारी कितनी है? लगभग 70 साल है। उस समय केवल 32 साल एक एवरेज एज थी। विश्वास आंकड़ों के अभाव का यह कठिन नहीं था। उस समय गरीबी का प्रसार था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में अधिकांश गरीबी व्याप्त थी। परिमाण स्वरूप भारत की जनसंख्या की दशा और भी बद से बदतर हो गई थी। कैसे हो गई? बद से आपका बदतर हो गई थी। अब आप देखिए झुग्गी का नजारा देखिए। जो गरीब लोग हैं, बहुत ज्यादा गरीब हैं, वो इस तरीके से अपना घर बनाकर आपका रहते हैं, जिनके पास आपका मूलभूत आवश्यकताएं नहीं है और वो इन मूलभूत आवश्यकताओं से भी क्या है? वंचित हैं। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं कि ये लोग ऐसे हैं जो अपनी मूलभूत जो आवश्यक चीजें हैं उनसे भी बहुत पिछड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये था इनका आपका जनसंख्या। अच्छा, एक हमको जनसंख्या तक एक बार थोड़ा सा कुछ पूछ लीजिए। कुछ पूछना है, फिर उसके बाद मैं आपको स्वेज नहर के बारे में थोड़ा पढ़ाऊंगा मैं और आपको बताऊंगा कि स्वेज नहर की क्या स्थिति थी। आगे बढ़े, चलिए। औपनिवेशिक काल में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र में लगे कार्यशील श्रमिकों के अनुपातिक विभाजन में कोई परिवर्तन नहीं आया। जितने लोग औपनिवेशिक काल के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र में लगे थे, जो फैक्ट्री वगैरह में कुछ भी काम कर रहे थे, कुछ प्रोडक्शन में जो हेल्प कर रहे थे, जो वहां मजदूरी कर रहे थे, कह रहे कि उनके जो अनुपातिक विभाजन में कोई परिवर्तन नहीं है। कृषि सबसे बड़ा व्यवसाय था। व्यवसाय मतलब जिसपे लोगों का आसरा था, लोगों की गुजर बसर थी। 70 से 75% जनसंख्या लगी थी। विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र में क्रम से 10% और 15 से 20% जन समुदाय रोजगार ही मिल पाता था। क्षेत्रीय विषमताओं में वृद्धि एक बड़ी विलक्षण रही। उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी, आज के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल प्रांतों के क्षेत्र में, मुंबई और बंगाल के कुछ क्षेत्रों में कार्यबल में कृषि क्षेत्र पर आपका निर्धनता में कमी आई। विनिर्माण क्षेत्र का महत्व आपका तुरंत रूप से बढ़ा, किंतु उसी अवधि में पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा के क्षेत्रों में कृषि में लगे श्रमिकों में अनुपातिक आपका जो वृद्धि है वो भी आकी गई, यानी कि ग्रोथ ठीक ठाक आकी गई। आधारिक संरचना। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत देश में रेल, पतन, जाल परिवहन, डाक तार आदि का विकास हुआ और इनका श्रेय जनसंख्या को अधिक सुविधा प्रदान करने का ही नहीं था। ये कार्य औपनिवेशिक हितों के ध्येय में किए जाते हैं और अंग्रेजी शासन से पहले
बनी सड़कें आधुनिक यातायात के लिए एक उपयुक्त नहीं थी। जो आज की सड़कें उन्हें बताई जाती है, उनका ध्येय भी देश के भीतर सेनाओं के आवागमन की सुविधा तथा देश के भीतर कच्चे मालों को निकटतम रेलवे स्टेशन या पथों तक पहुंचाने में सहायता करना एकमात्र था। इस प्रकार माल को इंग्लैंड या अन्य लाभकारी क्षेत्र बजाना पहुंचाना आसान नहीं था। इंग्लैंडी क्षेत्र तक माल का पहुंचने में सक्षम सभी मौसम का उपयोग वाले सड़क का अभाव निरंतर ही बना रहा। वर्ष काल में यह अभाव भीषण हो जाता था। स्वाभाविक ही था कि प्रकृति आपदा और अकाल की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में आपका देशों का जीवन और कठिनाइयों के कारण आपका दूर भर गया। ये सारी चीजें आपकी इसके अंतर्गत देखने के लिए मिली। अंग्रेजों ने 1850 में भारत में रेल आरंभ की और सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। कह रहे अगर आप इनमें सबसे अच्छा देखोगे तो वो आपका रेल का योगदान अंग्रेज मानते हैं। क्लियर है? तो चलिए इसको थोड़ा सा कल देख लेंगे हम, लेकिन आधारिक संरचना में और आपने देखा एग्रीकल्चर को देखा, जनसंख्या को देखा और यहाँ का औद्योगिक क्षेत्र को देखा। कहीं भी ऐसा नहीं है कि जहाँ संतोषजनक कार्य अंग्रेजों ने किया है। और मैंने पहले भी आपको बताया है, औपनिवेश के अंदर लोगों को केवल अपना प्रॉफिट दिखता है, दूसरे लोगों के हित और विकास से उन्हें, पर्यावरण से उन्हें कोई मतलब नहीं। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।